हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है आपको प्लांट एपिकल मेरिस्टेम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। हम लोगों ने इसके पहले जो है एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ा है। वहां पर हम लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से वन सेल जाइगोट जो है मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होता है, उनका जो है आगे का जो है प्रोसेस ग्रोथ किस तरीके से होता है, जिनको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारा स्टेजेस देखा था। फॉर एग्जाम्पल वहां पर जो है 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, ये सारे देखे थे। सो आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ते हैं प्लांट एपिकल मेरिस्टेम। जो प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम होता है वो किस तरीके से डेवलप करता है। सो यहाँ पर कहा गया है ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको RAM कहा जाता है, वो डेवलप करता है रूट सिस्टम को, और शूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलप करता है शूट सिस्टम को, जहां पर हम देखते हैं लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स। आपको जो है ये डायग्राम अगर याद है तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था टोरपीडो स्टेज एम्ब्रियो में ये शूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर के तरफ 2 कोटाइलिडन के बीच में देखने को मिलता है, और कहीं यहाँ पर जो है हम रूट एपिकल मेरिस्टेम को पढ़ते हैं। ये डायग्राम भी जो है आप समझ सकते हो। आप जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर देखोगे ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। यहाँ पर ऊपर के इस हिस्से में हम इसको बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये 2 कोटाइलिडन के बीच में प्रेजेंट होता है, और नीचे के हिस्से में जो कोटाइलिडन के नीचे का हिस्सा है वहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। सो ये दोनों यहाँ पर किस तरीके से डेवलप करते हैं, बेसिकली हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। Here, this type of growth seen in the plant meristem derive from primary tissues or meristematic tissues present at the apex of shoot or shoot apical meristem, and roots or root apical meristem are known as apical meristem development। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया कि ये एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली क्या है। ये जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना हुआ है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये प्लांट मेरिस्टेम प्राइमरी टिश्यू से बना होता है। इसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली अगर हम बोले कि शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, तो ये जो है एपेक्स में प्रेजेंट होता है, 2 कोटाइलिडन के बीच में ऊपर के हिस्से में अगर प्रेजेंट है तो उस मेरिस्टेम को हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। और अगर ये जो है नीचे के हिस्से में प्रेजेंट है रूट साइड में, तो हम उसको रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में शूट एपिकल मेरिस्टेम को डिटेल में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है। द शूट एपिकल मेरिस्टेम इज ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्फ रिन्यूएबल स्टेम सेल्स एट द टिप ऑफ प्लांट established during embryogenesis to derive primary growth and organogenesis such as leaf and flower formation। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ये सेल्फ रिन्यूएबल होते हैं, मींस ये जो है स्टेम सेल्स है, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द प्लांट में। एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग, कब एस्टेब्लिश होता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस के समय में हम लोगों ने पढ़ा है। टू ड्राइव प्राइमरी ग्रोथ एंड ऑर्गेनोजेनेसिस, क्या बनाएगा ये आगे जाके, ये लीफ बनाएगा, फ्लावर बनाएगा। सो इसके लिए इसको एस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। लोकेशन अगर हम जानना चाहे तो ये कहाँ होगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है फॉर्म्स ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस लोकेटेड बिटवीन कोटाइलिडन इन डाइकोट और लेटरली इन मोनोकोट। सो डाइकोट के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 2 कोटाइलिडन प्रेजेंट होता है। सो 2 कोटाइलिडन के बीच में ये प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ डाइकोट, और लेटरली ये प्रेजेंट होता है मोनोकोट में। सो इस हिसाब से ये जो है प्रेजेंट होता है। सो ये डायग्राम मैंने आपको समझाया है। द शूट एपिकल मेरिस्टेम में बी वेजिटेटिव मेरिस्टेम और फ्लोरल मेरिस्टेम। सो अब ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इनके पास अपना 2 मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। एक तो वेजिटेटिव मेरिस्टेम होता है, दूसरा फ्लोरल मेरिस्टेम। ये फ्लोरल मेरिस्टेम तब दिखाई देगा आपको जब प्लांट जो है फ्लावर को बनाना चाहता है, जब रिप्रोड्यूसिंग का समय होगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएंगे, तब फ्लोरल मेरिस्टेम जो है ये आगे जाके काम करेगा, वरना ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम ही काम करता है। सो हियर द वेजिटेटिव मेरिस्टेम कैन कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन प्लांट इज इंड्यूस्ड टू फ्लावर। सो फ्लावर बनाने के समय में ये वेजिटेटिव जो है कन्वर्ट हो जाता है, ये जो है फ्लोरल मेरिस्टेम में। कहाँ पर कब होगा, रिप्रोडक्टिव फेज में होगा ये काम। The vegetative shoot apical meristem produces the plant's vegetative organ। अच्छा, अब वेजिटेटिव जो मतलब मेरिस्टेम सेल है वो आगे जाके क्या बनाता है, प्लांट का स्टेम पोर्शन बनाता है, लीव्स बनाता है, और जो है लेटरल बड बनाता है। दैट डेवलप्स इनटू ब्रांचेस, आगे जाके ये जो है ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा, अलाउिंग फॉर इनडिफिनिट ग्रोथ अंटिल एनवायरमेंटल सिग्नल ट्रिगर द ट्रांजिशन
टू फ्लावरिंग। सो ये लेटरल बर्ड आगे जाके ब्रांचेस को फॉर्म करेगा, तब तक डिवाइड करता रहेगा, इनडिफिनिट ग्रोथ दिखाता रहेगा, जब तक जो है एनवायरमेंटल सिग्नल ना आ जाए कि ये जो है अब फ्लावर बनाएगा, इसको फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होना है। फ्लोरल मेरिस्टेम डिफर फ्रॉम वेजिटेटिव मेरिस्टेम। सो वेजिटेटिव मेरिस्टेम का काम ये सारा कुछ बनाना था। अब फ्लोरल मेरिस्टेम का काम क्या होगा, ये जो है लीव्स ना बना के ये प्रोड्यूस करेगा फ्लोरल ऑर्गेन्स को, जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, कार्पेल्स, ये सारे। Here, vegetative meristem have main component known as zones, such as central zone, peripheral zone, rib zone. अब बेसिकली जब टाइम होगा तब फ्लोरल मेरिस्टेम अपना जो है काम करेगा, बाकी तो वेजिटेटिव मेरिस्टेम का ही काम होता है। सो यहाँ पर वेजिटेटिव मेरिस्टेम के पास अपना कुछ ऐसा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है जो आगे जाके इन सब कामों में हेल्प करता है, जैसे कि उनके पास जोन्स प्रेजेंट होते हैं। जोन्स मतलब हिस्सा, एरिया आप बोल सकते हो। सो इनके पास 3 जोन है। पहला जोन है सेंट्रल जोन, दूसरा जोन है पेरिफेरल जोन और तीसरा जोन रिब जोन। Again, the shoot apical meristem have 3 cell layers as L1 जिसको लेयर 1 कहा गया है, L2 लेयर 2 एंड L3 लेयर 3। अब इनके स्ट्रक्चर का जो है हिस्सा है ये सारा, जैसे कि उनका जोन्स जो भी है 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल, रिब, और जो है इनमें लेयर्स भी होती है जो होता है L1, L2, L3। Each layers has its own stem cell। अब सभी लेयर्स के पास अपना खुद का ओन जो है स्टेम सेल्स होगा। स्टेम सेल्स वही जो आगे जाके जो है डिवीजन को शो करेगा, सेल्फ रिन्यूअल होगा, जो नया सेल को प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से जो है फंक्शन करेगा। ऑल 3 लेयर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेम, और ये तीनों लेयर स्टेम को फॉर्म करने में अपने जो है मतलब कंट्रीब्यूशन शो करते हैं। लेटरल ऑर्गन को फॉर्म करने में भी जो है ये हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये एरिया अगर आपको जानना हो तो देखिए इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये एपिकल शूट एपिकल मेरिस्टेम है, बीच में जो है एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। अब ये ऊपर है तो हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे। अब ये देखिए, ये जो पीला वाला हिस्सा देख रहे हो, येलो पोर्शन, ये होता है सेंट्रल जोन। ये इसके पास ओवरलैप करके प्रेजेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये जो है ब्राउन कलर का देख रहे हो नीचे, ये है रिब जोन। ये साइड में 2 जो है पेरिफेरल जोन होता है, और इनके पास जो है 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये सभी के पास ये जो है लेयर होती है L1, L2, L3, और ये सभी में जो है स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको अच्छे से और जानना है तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम है, लीफ प्राइमोर्डिया आगे जाके बनाएगा। और ये हिस्सा शूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर 3 लेयर है L1, L3, मतलब बाहर का लेयर L1 और बीच का लेयर L2, और ये हिस्सा यहाँ से जो है L3 का लेयर स्टार्ट हो जाता है। अब बेसिकली इन लेयर्स जोन्स का काम क्या है? द L1 लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। अभी मैंने आपको बताया बाहर का जो लेयर है उसको L1 लेयर कहेंगे, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। सेल डिवीजन इन दिस लेयर आर रिस्ट्रिक्टेड टू द एंटीक्लिनल प्लान और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सेल डिवीजन इनका होता है इस लेयर में, जो कि इनके पास अपना स्टेम सेल्स है, तो ये सेल डिवीजन को किस तरीके से शो करते हैं? विड्थ गिर्थ के हिसाब से। मतलब क्या है कि ये जब डिवीजन शो करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, जिसको हम एंटीक्लिनल या क्लाइनल प्लान भी बोलते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स द एपिडर्मिस। आगे जाके ये इस तरीके का ग्रोथ शो करके क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा। सो मैंने आपको समझाया था शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है आगे जाके क्या क्या बना सकता है, जहां पर उनके जो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या बना सकते हैं। सो L1 जो है आगे जाके एपिडर्मिस बनाएगा शूट में। L2 लेयर जो है सेकेंड लेयर है। सेल्स ऑल्सो डिवाइड इन दी एंटीक्लिनल प्लान, ये भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही डिवीजन शो करता है। सेकेंड लेयर होता है सरफेस ऑफ शूट का। L3 लेयर जो है थर्ड लेयर होता है फ्रॉम द सरफेस, एंड देयर सेल्स डिवाइड इन बोथ एंटीक्लिनल, परपेंडिकुलर भी ये शो करते हैं जो है ग्रोथ, और पेरिक्लिनल भी शो करते हैं, मीन्स यहाँ पर पैरेलल भी होता है, लेंथ हाइट ये हिसाब से भी ग्रोथ देखने को मिलता है। ये रही लेयर्स के बारे में। अब जोन्स का जो है क्या काम होता है? द सेंट्रल जोन इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम एंड इंक्लूड सेल फ्रॉम द ऑल 3 लेयर्स। सो सेंट्रल जोन जो है लोकेटेड होके रहता है कहाँ पर? डिस्टल एंड में। मैंने आपको दिखाया था ऊपर के हिस्से को सेंट्रल जोन कहा गया है। एपिकल मेरिस्टेम में ये दिखाई देता है, और ये जो है इनके पास ऐसे सेल्स होते हैं, ऑल 3 लेयर्स का जो सेल्स होता है ये इंक्लूडेड रहता है। दिस जोन एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ स्टेम सेल्स। इनके पास अपना स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है। मैंने आपको दिखाया था बीच का सर्कल पोर्शन स्टेम सेल था।
इट्स एक्टिविटी इज मेंटेन बाय द अंडरलाइनिंग ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। सो ये तो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से ओवरलैप करके प्रेजेंट था, आप लोगों ने अगर वो जो है डायग्राम देखा है। सो ये जो है मेंटेन करता है, एक्टिविटी इनका मेंटेन होता है बाय द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से, ठीक है। द सेंट्रल जोन एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंटर पार्शियली ओवरलैप। अभी मैंने आपको बताया हियर द सेल्स ऑफ सेंट्रल जोन डिवाइड स्लोली। तो जो सेल है सेंट्रल जोन में वो स्लोली डिवाइड करते हैं। इन द पेरिफेरल जोन, जो भी साइड का दो जोन था वो पेरिफेरल जोन था, डिवाइड रेपिडली, जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और गिव्स लेटरल ऑर्गेन मेनली लीफ प्राइमोर्डिया, और ये आगे जाके लेटरल ऑर्गेन जैसे कि लीफ प्राइमोर्डिया को फॉर्म करते हैं। अ रिब जोन लाइज अंडरनीथ द सेंट्रल जोन एंड गिव राइज टू द इंटरनल टिश्यू ऑफ द सेल। सो अब जो है रिब जोन का क्या काम है, ये जो है नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है सेंट्रल जोन के, और ये जो है आगे जाके इंटरनल टिश्यू बनाता है। स्टेम का जो इंटरनल टिश्यू है वो सारा काम ये रिब जोन का होता है बनाने का। मेंटेनेंस किस तरीके से होता है, सबसे मेन बात यह है इनके पास स्टेम सेल्स तो होती है। अब स्टेम सेल्स है, इनके पास ऐसे जीन्स होंगे। सो कौन से जीन्स होंगे जो इनको मेंटेन करते हैं इन सभी कामों में। Genetic and molecular studies of Arabidopsis embryogenesis have identified genes that control specific aspects of shoot apical meristem maintenance. जो भी हम अभी पढ़ते आए हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम डेवलपमेंट, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट एराबिडोप्सिस थालियाना के बारे में। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये सभी जो है जीन्स होते हैं जो इन सभी कामों में इसकी जो है मदद करते हैं। जैसे कि दो क्लासेस ऑफ जीन्स यहाँ पर होते हैं जो अफेक्ट करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम के फॉर्मेशन में। दो क्लासेस ऑफ जीन्स का नाम है शूट मेरिस्टेमलेस, जिसको STM जीन कहा जाता है। दूसरा उचल जीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WUS कहा जाता है। अदर ऐसे और भी जीन्स हैं जैसे कि क्लेबेटा जीन, जिसको CLV जीन कहा जाता है। मेनली इन तीनों जीन्स के हेल्प से ये सभी काम किया जाता है। सो यहाँ पर बेसिकली अगर इन सभी जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि STM में हो जाए या WUS में हो जाए, तो क्या होगा, ये अगर ये दोनों में म्यूटेशन हो तो सीडलिंग जो भी होगा आगे जाके वो विदाउट शूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, या अगर होगा भी तो रिड्यूस कंडीशन में होगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ। अगर यही म्यूटेट हो गया तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम वहां पर होगा ही नहीं। इफ म्यूटेशन इन CLV, अगर CLV में जो है म्यूटेशन हुआ तो एनलार्ज शूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं CLV जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम को एनलार्ज नहीं होने देता। सो अगर ये ना हुआ तो शूट एपिकल मेरिस्टेम बहुत बड़ा हो जाएगा। फंक्शन देख लेते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन ये है कि CLV जीन जो है ये कुछ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है, जो कि जीन है आगे जाके प्रोटीन्स को फॉर्म करेगा। सो ऐसे प्रोडक्ट्स को फॉर्म करता है जो हेल्प करता है लिमिट द नंबर ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेम सेल। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन होता है उसको ये लिमिट करता है। सो बेसिकली इसका काम ये है कि ये जो है सेल डिवीजन के रेट को इंक्रीज नहीं होने देता, डिक्रीज करके रखता है द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन दी शूट एपिकल मेरिस्टेम। द प्रोडक्ट ऑफ ऊज जो WUS है, वो जो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, STM का जो प्रोडक्ट बनता है, वो जीन्स क्या करते हैं, मेरिस्टेम सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रखने में हेल्प करते हैं। ये बेसिकली दोनों जीन, ये STM और WUS, ये उस सेल में डिवीजन को जो है, डिवीजन का रेट जो है मतलब ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ सेल डिवीजन इन दी शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये लिमिट करता है। अब यहाँ पर मैंने आपको सिंपल फंक्शन बताया है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब ये कब एक्सप्रेस होंगे? These genes are expressed in a small region immediately under the stem cells known as the organizing center and is critical for maintenance of the shoot apical meristem by causing adjacent cells to acquire stem cell fate and remain indeterminate. बेसिकली ये सेल जो है एक्सप्रेस होते हैं उस टाइम में जब शूट एपिकल मेरिस्टेम के को जो है ग्रोथ करवाना हो, प्लस ये इमीडिएटली जो है एक्सप्रेस होते हैं स्मॉल रीजन में, कहाँ पर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में, ठीक है। और ये जो है क्रिटिकल होते हैं फॉर मेंटेनेंस द शूट एपिकल मेरिस्टेम। किस तरीके से, जो है ये सेल को, अपने आसपास के सेल को ये क्या करते हैं, स्टेम सेल फेट को एक्वायर करने में जो है ये मतलब हेल्प करते हैं, और ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म में मतलब रह जाते हैं। आप अगर आपको सिंपली बताऊं तो ये उस टाइम में एक्सप्रेस होंगे जब शूट एपिकल मेरिस्टेम का जो है ग्रोथ करवाना हो, और ये कहाँ पर होगा, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से ये जो है स्टार्ट हो जाता है। सो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो है आगे पढ़ेंगे आपको समझ आएगा।
अब ये जो मैंने कहा, ये फॉर एग्जांपल WUS जीन के बारे में आप मानो। WUS जीन्स जो है एक्सप्रेशन डिफाइंस द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम। इनका एक्सप्रेशन कहाँ देखने को मिलता है? ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। फिर से बोलती हूँ, डायग्राम को याद रखिएगा। अभी डायग्राम कौन से हिस्से में जो है क्या है, उसमें से जो है ये सभी बातें अभी पढ़नी होगी। उस जीन जो WUS है वो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये क्या करवाएगा? ट्रांसक्रिप्शन करवाने में मदद करेगा। अब ये रिप्रेसर भी होता है, इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक भी जाएगा, और ये एक्टिवेटर भी होता है, इसके वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट भी हो जाएगा। कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे। शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो है ये देखने को मिलता है। इट इज स्विच्ड ऑन इन द 4 इनर सेल ऑफ द प्रोएम्ब्रियो एट द 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज। आप लोगों को याद है तो ग्लोबुलर स्टेज में 16 सेल का जो स्टेज था उसमें क्या होता है कि ये स्विच्ड ऑन हो जाता है, मतलब ये एक्टिव हो जाता है। चारों 4 इनर सेल में, चारों जो है अंदर के चारों सेल में, ये प्रो एम्ब्रियो के स्टेज में जहां पर 16 सेल ग्लोबुलर स्टेज चलता है उस टाइम में जो है ये एक्टिव हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। एंड इज एन अर्ली मॉलिकुलर मार्कर फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम इनिशिएशन इन द एम्ब्रियो। सो इसको ये जो है इस तरीके से आप जान सकते हो ये कब होता है, कैसे एक्सप्रेस होता है, कहाँ एक्सप्रेस होता है, कौन से स्टेज में होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। STM जीन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये बेसिकली नॉक्स फैमिली जीन होता है। नॉक्स मतलब नोटेड वन लाइक होम्योबॉक्स, एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ऊस, और जो ये प्रिवेंट करता है डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल के डिफरेंशिएशन को जो है ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। सो अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो WUS और STM जीन दोनों का काम ये है कि सेल को अपना जो है उस अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में रखने में मदद करे, सेल को जो है डिफरेंशिएट या डिवीजन होने ना दे। सो ये काम इनका होता है। देयर प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द एपिकल डोम ऑफ द वेजिटेटिव मेरिस्टेम एक्सेप्ट इन द डेवलपिंग लीफ प्राइमोर्डिया। इनका काम, इनका जो मतलब प्रोटीन जो भी बनता है वो जो है सभी एपिकल डोम में प्रेजेंट वेजिटेटिव मेरिस्टेम में जो भी है सभी को ये जो है मतलब इस तरीके का जो है मतलब फंक्शन वहां पर शो करवाता है। बट ये जो है लीफ प्राइमोर्डिया में इनका जो है बस नहीं चलता, इनका काम नहीं चलता। मतलब ये जो है लीफ प्राइमोर्डिया को छोड़ के बाकी सभी वेजिटेटिव मेरिस्टेम में जितने भी सेल्स है जहां पर वो सब काम होते हैं वहां पर ये एक्सप्रेस होते हैं। सो इनका एक्सप्रेशन उसी एरिया में दिखाई देता है। क्लेवेटा जीन के बारे में अगर बोलूं तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। जीन है, इनका प्रोडक्ट होगा, जैसे कि 3 प्रोडक्ट होता है। पहला होता है CLV3, पहला CLV1, CLV2, CLV3। सबसे पहले CLV3 के बारे में पढ़ो। यहाँ पर ये लाइगेंड जैसे होते हैं। लाइगेंड का काम क्या है? किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वो जो है एक्सप्रेशन शो करवाए। सो यहाँ पर ये लाइगेंड लाइक जो है प्रोडक्ट है CLV3 जिसका नाम होता है क्लेवेटा 3। इट इज अ सीक्रेटेड पेप्टाइड। ये एक प्रोटीन है, पेप्टाइड है जो 11 किलो डेल्टन का होता है। इनका वेट इतना होता है। एक्ट्स फॉर बोथ CLV1 एंड CLV2। दोनों के पास जो है ये एक्ट कर सकता है, दोनों के पास जाके ये अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है। जैसे कि CLV1 जो क्लेवेटा 1 है उसके भी पास जाके ये एक्सप्रेशन को शो करवाएगा, और CLV2 के भी पास जाके ये अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है। अ रिसेप्टर काइनेजेस लाइक CLV1। अब दूसरा नंबर प्रोडक्ट है CLV1। CLV1 क्या है? रिसेप्टर है। अब लाइगेंड ये रहा तो रिसेप्टर भी होना चाहिए। ये रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर काइनेज होता है। मीन्स इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है। एनकोड्स आर ल्यूसिन रिच रिपीट रिसेप्टर काइनेज, जिसको LRRK कहा जाता है। काइनेज है तो ये क्या करेंगे? किसी को फॉस्फोराइलेट करने में हेल्प करेंगे, फॉस्फेट करवाने में हेल्प करेंगे। सो ये काम इनका होता है। दिस रिसेप्टर इज ओनली एक्टिव व्हेन द लाइगेंड इज प्रेजेंट, अदरवाइज इनएक्टिव। सभी बातों को ध्यान से जो है पढ़िएगा। ये रिसेप्टर तभी एक्टिव होगा जब ये CLV3 प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही लाइगेंड है। अगर ये ना हुआ तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रह जाएगा। सो ये क्या करवाएगा? ये क्लेवेटा का काम क्या था कि ये सेल डिवीजन को लिमिट करे, मतलब ये जो है सेल डिवीजन को डिक्रीज करे कि ज्यादा सेल डिवीजन ना हो। सो उस हिसाब से ये काम करता है। अगर ये ही ना हो, CLV3 ही ना हो, तो ये वो काम नहीं करवा पाएगा। Here the binding of ligand to the receptor converts the protein to an active kinase। जब भी ये ligand यहाँ पर ये CLV3 आके इनके साथ बाइंड करता है CLV1 के साथ, तब ये एक्टिव होते हैं। फिर ये जो है अपना काइनेज एक्टिविटी को शो करते हैं। नंबर 3, अदर रिसेप्टर लाइक प्रोटीन
CLV2 ये भी एक रिसेप्टर ही है, बट इनके पास काइनेज एक्टिविटी नहीं होती। आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। काइनेज एक्टिविटी सिर्फ CLV1 के पास होता है, ना कि CLV2 के पास। हालांकि ये भी एक रिसेप्टर होता है, बट ये जो है इनके पास होता है काइनेज एक्टिविटी, इनके पास नहीं होता। इट फॉर्म्स अ हेटेरो डायमेरिक स्ट्रक्चर। ये एक हेटेरो डायमेरिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, मतलब दो अलग चीजों से मिलके ये फॉर्म होता है। ये हेटेरो डायमर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है किसके साथ? एक प्रोटीन के साथ जिसका नाम है कोरीन, CRN। अब ये कैसे फंक्शन होता है? ये CRN प्रोटीन के साथ आखिर क्यों बाइंडिंग शो करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, हेटेरोडाइमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है? बेसिकली CRN प्रोटीन, जिसको कोरिन प्रोटीन कहा गया है, ये मीडिएट करता है द लोकलाइजेशन ऑफ CLV2। बेसिकली ये क्या करता है? CRN CLV2 के साथ हेटेरोडाइमर स्ट्रक्चर में एक तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इस CLV2 को लेके जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच करवाने के लिए, क्योंकि आगे जाके CLV3 आके बाइंड करना है इसके साथ, जो कि वो लाइगेंड है, इसके साथ बाइंड करेगा। सो बाइंड करने के लिए इसको कहीं तो एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। सो वो जो है, ये जो है CLV2 और CRN दोनों ER प्रोटीन होते हैं, जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रोटीन होते हैं, बट उनको क्या करना है? आगे जाके काम करना है। सो उनको कोई तो लेके जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच करवाएगा। सो ये CLV2 जो है इसके हेल्प से जो है जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होता है। सो ये कॉम्प्लेक्स CLV2 एंड CRN कॉम्प्लेक्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रीलोकलाइजेशन में मदद करते हैं इन द प्लांट शूट एपिकल मेरिस्टेम। Both are primarily endoplasmic reticulum protein, ER residental protein, but their co-expression results in their mutual relocation and formation of a functional receptor complex at the plasma membrane. So यहाँ पर बोला गया है कि ये तो बेसिकली ER प्रोटीन ही होते हैं, बट इनका जो है को एक्सप्रेशन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स जो इनका बनता है, वो बेसिकली क्या होता है? रीलोकेशन होने में, फॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एस्टेब्लिश करवाने में ये मदद करते हैं। सो ये था क्लेवेटा के प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होंगे? ये 3 टाइप के हैं, अलग अलग जगह में जो है ये प्रेजेंट होंगे। CLV1 जो है ये 3rd लेयर में प्रेजेंट होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम का 3 लेयर था, L1, L2, L3। सो उस L3 में ये प्रेजेंट होता है CLV1। CLV2 L2 के लेयर में प्रेजेंट होगा, जो बीच का लेयर था, ये L3 अंदर का लेयर था। CLV3 जो है ये L1 फर्स्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। सो ये आप कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या है? The OOS protein stimulates the expression of CLV3 gene, while CLV3 binds with CLV1 and CLV2 receptors and induce a signaling pathway that inhibits OOS expression and limits size of the organizer center. अब यहाँ पर आप ध्यान रखें, जो WUS है ये क्या करेगा? ये सेल डिवीजन को अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में रखने में मदद करेगा और सेल डिवीजन के रेट को इंक्रीज करवाएगा। अब ये उस फंक्शन को छोड़ के और एक फंक्शन करता है। जब भी ये एक्सप्रेस होता है WUS, तब ये और एक फंक्शन करता है। ये CLV3 को भी बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर कहा गया है ना, स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 जीन। सो जब भी ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब कि CLV3 भी बनने वाला है ज्यादा अमाउंट में। अब ये CLV3 जब भी ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा, तो ये तो इसका काम क्या है? CLV1 के साथ जाके बाइंड करे, क्योंकि ये रिसेप्टर है इनके लिए, और CLV2 के साथ जाके बाइंड करे। और जब ये बाइंडिंग शो होंगे तो क्या होगा कि CLV2 CLV1 एक्टिव हो जाएगा, और इनका काम क्या है कि सेल डिवीजन को कम से कम करवाए, लिमिट करवाए। सो सेल डिवीजन कम होने लगेगा, जिससे ऊस जो है कम जाएगा। अब ऊस कम जाएगा मतलब WUS कम जाएगा, तो CLV3 भी नहीं बनेगा। सो CLV3 कैसे नहीं बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो CLV1 और CLV2 के साथ कोई बाइंडिंग, मतलब बाइंड करने वाला नहीं होगा। अब जो कि बाइंड करने वाला ही नहीं होगा, तो सेल डिवीजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा शो होगा, क्योंकि यही रोक रहे थे। और जो कि ये बाइंड नहीं हो रहा है इनके साथ, क्योंकि ये बन ही नहीं रहा है, सो ये भी इनएक्टिव हो जाएंगे और सेल डिवीजन फिर से जो है उनका रेट जो है बढ़ने लगेगा। मतलब उस जो है WUS ये भी बढ़ने लगेगा। फिर से समझाऊंगी, ध्यान से समझेगा। दैट मीन्स द CLV जीन नेगेटिवली रेगुलेट WUS जीन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि ये रोक रहा है ना इसको, इसके लिए CLV जीन जो है ये WUS के लिए तो एक नेगेटिव रेगुलेटर हो गया। WUS is expressed in only a small number of cells in the L3 layer within the organizing center, which are required for the maintenance of stem cell number, because WUS maintains cells in undifferentiated state and increased rate of cell division in same.
सो WUS जो है स्मॉल नंबर में तो जो है एक्सप्रेस होता है, कहाँ पर होगा, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के L3 लेयर में। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जब एक्सप्रेस होता है तो ये क्या करवाता है, स्टेम सेल के नंबर को ये जो है मेंटेन करता है, जहाँ पर क्या होता है कि सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में रहता है और जो सेल डिवीजन का रेट है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन का रेट वो बढ़ जाता है। जब ये WUS ऐसा करेगा तो CLV3 भी बढ़ने लगेगा। मैंने आपको समझाया है क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है इसके ग्रोथ को, इसके बनने में स्टिमुलेट करता है। सो CLV3 भी बनने लगा। अब ये जो है CLV3 ये क्या करेगा, सेल नंबर को डिक्रीज करने लगेगा। किस तरीके से, CLV3 का लेवल जो है जब बढ़ता रहता है तो CLV1 के साथ जाके बाइंड करता है, CLV2 के साथ जाके बाइंड करता है, जो इनहिबिट कर देते हैं उसके एक्सप्रेशन को और जो है लिमिट कर देते हैं सेल के डिवीजन को। अब जब ऐसा कुछ होगा कि इनहिबिशन हो जाए ये सारा प्रोसेस, तो CLV3 भी रिड्यूस होने लगता है क्योंकि इसको बनाने वाला WUS ही था और इसको ही रोक दिया गया है। सो ये भी एक टाइम में कम हो जाएगा, एकदम जो है बंद हो जाएगा बनना। तो CLV3 नहीं रहेगा तो वो बाइंडिंग भी शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिर से एक्सप्रेशन ऑफ CLV3 जीन का जो है स्टिमुलेशन होता रहेगा, WUS बढ़ जाएगा, सेल डिवीजन का रेट बढ़ जाएगा, सेल अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में जो है मेंटेन रहता है, CLV3 बनने लगता है। ड्यू टू दिस अलाउिंग द एक्सप्रेशन ऑफ WUS, और इस वजह से ये सभी इनहिबिशन की वजह से फिर से WUS के एक्सप्रेशन को अलाउ किया जाता है। फिर से क्या होगा, इंक्रीज इन स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, और स्टेम सेल के डिफरेंशिएशन को इंक्रीज करवा देता है WUS। आप समझ सकते हो CLV3 क्या करेगा, बनने लगेगा। CLV3 का अमाउंट जब बढ़ जाएगा तो CLV1 और CLV2 और CRN का कॉम्प्लेक्स होता है, उनके साथ बाइंड करता है, उसको रोक देता है। उस रुक जाएगा तो वहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा, जो है CLV3 भी बनना बंद हो जाएगा। अब अगेन जब ऐसा कुछ होगा ये कंडीशन, तो वहाँ पर CLV3 एक टाइम में नहीं बनेगा, तो CLV3 ही नहीं है, नो बाइंडिंग होगा इनके साथ। अब नो बाइंडिंग होगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। मैंने कहा था जब ये रहेगा CLV3 रहेगा तभी ये एक्टिव होंगे, नहीं रहेगा तो ये एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये तो नहीं है, तो ये इनएक्टिव है। अगर ये इनएक्टिव है तो WUS एक्सप्रेशन जो है शो होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। अब ये जब एक्टिव होगा तो इंक्रीज हो जाएगा सेल डिवीजन का रेट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आप लोग डायग्राम में भी समझो, मैंने ये डायग्राम आपको दिखाया था, ये सारा सेंटर भी बताया था कौन से क्या है। यहाँ पर CLV3 ये WUS इस हिस्से में बनता है ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में, जहाँ पर ये CLV3 को स्टिमुलेट करता है कि वो बने, है ना। उसके बाद CLV3 जब बन जाएगा, CLV1 के साथ बाइंडिंग, CLV2 के साथ बाइंडिंग, देन इनहिबिट करता है WUS को। WUS को इनहिबिट करने के बाद CLV3 को बनाने वाला कोई नहीं रहता है, जिससे ये भी एक टाइम में बनना बंद हो जाता है। अब यही नहीं है तो इनको एक्टिव कौन करेगा, ये इनएक्टिव हो जाएंगे, अगेन WUS एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से सारा प्रोसेस चलता रहता है। इस फिगर में कहा गया है विद इन द सेंट्रल जोन, यहाँ पर द शूट एपिकल मेरिस्टेम एक्सप्रेशन ऑफ द मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अच्छा, मोबाइल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मीन्स जो मूव कर पाए। WUS एक ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो मूव करता है यहाँ से यहाँ। ओरिजिनेट्स इन दी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये ओरिजिनेट होगा ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में। इट ट्रेवल्स टू दी L1 L2 लेयर्स, ये ट्रेवल करेगा उसके बाद L1 लेयर में और L2 लेयर में, टू डायरेक्टली प्रोमोट द एक्सप्रेशन ऑफ द पेप्टाइड CLV3। किस वजह से, किस कारण ये L2 और L1 में मूव करेगा, क्योंकि ये जो है इसको एक्सप्रेस करवाना है CLV3 को। सो CLV3 को ये एक्सप्रेस करेगा, प्रोमोट करेगा इसके सिंथेसिस को। द CLV3 पेप्टाइड बाइंड्स इट्स रिसेप्टर, CLV3 पेप्टाइड जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जो रिसेप्टर होते हैं CLV1 और CLV2, एंड रिप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ WUS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और जैसे ही इनमें बाइंडिंग होगी ये एक्टिव हो जाएंगे और WUS को जो है बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे उनके फंक्शन को। अगेन किस तरीके से क्या होगा मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है। हो सकता है मेरे एक बार समझाने में आपको नहीं समझ आया होगा, आप लोग फिर से देख सकते हो रिपीट, तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आया हो आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।